हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर कर रही हूं। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CUET अंडरग्रेड्स इंग्लिश का ये पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर है। और आप अब पूछना चाहिए कि मैम व्हेन वाज दिस पेपर कंडक्टेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 10th of June 2023 दिस पेपर was कंडक्टेड। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको इसलिए करा रही हूं बिकॉज ये आपको क्लियरली आइडिया देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो आप पढ़ें वो रेलेवेंट हो। ओके, ऐसे ही आप रैंडमली पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं, इधर उधर से पढ़ते रहते हैं, कहीं कोई वीडियो देख लिया, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, और मैं एक ये भी चीज देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इस टाइप के मोटिवेशनल टाइप वीडियोस बहुत देखते रहते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गेट डाउन टू हार्ड कोर वर्क। ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड। और वो क्या है? आप अपनी ग्रामर सुधारो, आप अपनी वोकैबुलरी सुधारो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कीजिए और उसके बाद फाइनली आप मॉक टेस्ट कीजिए। आपको ये सारी चीजें करनी है इफ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। सो लेट्स बिगिन। अब यहां पर देखो, आपके सामने है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपके सामने है। ओके, लेट्स डू इट। While conservation efforts are associated with conflicts between villagers and forest officials in most protected areas across the country, the Kaila Devi Wildlife Sanctuary in Rajasthan has involved local community initiatives for conservation and regeneration. ये आपकी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन आपको आइडिया दे देगी कि हमारी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो किस बारे में है। ये वर्ड जैसे ही आप पढ़ोगे ना फर्स्ट लाइन में, कंजर्वेशन, कंजर्व करने का मतलब है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, उसका संरक्षण करना। जो कंजर्वेशन एफर्ट्स होते हैं ज्यादातर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसमें जो है डिफरेंसेस हो जाते हैं ऑफ ओपिनियन। क्यों? क्योंकि जो विलेजर्स होते हैं और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, विलेजर्स कुछ और चाहते हैं, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कुछ और चाहते हैं, अधिकतर प्रोटेक्टेड एरियाज में। लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कायला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, वहां पर लोकल कम्युनिटी जो है, वहां के जो लोकल्स हैं, उनके इनिशिएटिव्स से, उनकी पहल की, उन्होंने पहल की फॉर कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन मींस टू जनरेट समथिंग अगेन, दोबारा से कुछ पैदा करना। ओके, द सेंचुरी वाज इनिशिएटेड इन 1983 ओवर 674 स्क्वायर किलोमीटर, forming a part of the 1334 स्क्वायर किलोमीटर रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व के वहां पर है। इट इज लोकेटेड विद इन द करौली एंड सोप्त्रा ब्लॉक्स ऑफ स्वाय माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। ये एग्जैक्टली यहां पर आपको बताया गया है कि सेंचुरी की लोकेशन कहां पर है। वेयर इज इट लोकेटेड? The primary function, the primary occupation of the predominant Meena and Gujjar communities, यहां पर कौन सी communities हैं? Okay, which communities are there? ये यहां पर मेंशन किया गया है। कौन सी कम्युनिटीज हैं ये यहां पर मेंशन किया गया है। ओके, और इनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या है ये भी यहीं पर बताई गई है। ऑक्यूपेशन OCCUPATION, इनकी ऑक्यूपेशन क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रिडोमिनेंट मीना एंड गुज्जर कम्युनिटीज। यहां पर मीना कम्युनिटी और गुज्जर कम्युनिटी है, और इनकी ऑक्यूपेशन क्या है? पेस्टोरलिज्म। ओके, पेस्टोरलिज्म होता है कि इनके पास मवेशी है। ओके, इनके पास एनिमल्स हैं जिनके लिए ये ग्रीन ग्रास ढूंढते हैं, दैट इज पेस्टोरलिज्म। एंड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये इनकी मेन ऑक्यूपेशन है। Pressures on the sanctuary included migrant grazers known as rabaris who came from Mewar region of Rajasthan with herds of over 1,50,000 sheep. Okay. अब ये जो सेंचुरी है, हमने क्या क्या पढ़ा? सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। ओके, ये जो हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये दूसरी जगहों से डिफरेंट क्यों था? यहाँ पर कौन सी कम्युनिटीज हैं, उनके क्या ऑक्यूपेशन है। अब यहाँ पर आप देखो, प्रेशर्स ऑन द, अब सेंचुरी के ऊपर प्रेशर क्यों पड़ा?
क्योंकि यहाँ पर माइग्रेंट ग्रेजर्स आते हैं। माइग्रेंट होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और भी तो कम्युनिटीज होंगी ना वहां पर, और भी तो लोग होंगे जिनके पास उनके मवेशी होंगे, जिनके लिए वो चरने की जगह ढूंढते होंगे। तो माइग्रेंट ग्रेजर्स आते थे, और इन माइग्रेंट ग्रेजर्स का नाम है रबारीज। ये आते थे फ्रॉम मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, और इनके पास काफी बड़ी मात्रा में भेड़ें होती हैं, संख्या में। Other pressures were from exploitation of timber and fuel wood and mining। ये दूसरे प्रेशर्स हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं वो यहां पर मेंशन किया गया है। और चैलेंजेस क्या है? एक्सप्लॉयटेशन, लकड़ी को काटना, फ्यूल वुड, माइनिंग। द थ्रेट पोज्ड बाय द माइग्रेंट ग्रेजर्स स्पर्ड द फॉर्मेशन ऑफ बारांगन की पंचायत। ठीक है, अब ये जो थ्रेट्स हुई इन माइग्रेंट ग्रेजर्स की वजह से, इसकी वजह से निर्माण हुआ इसका 1990 में, विच इन टर्न इनिशिएटेड, आगे जाकर इन्होंने क्या इनिशिएट किया? भेड़ भगाओ आंदोलन। भेड़ भगाओ क्यों? क्योंकि ये शीप लेकर आते थे, और शीप को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शीप को हम हिंदी में कहते हैं भेड़। आगे जाकर बन गया ये भेड़ भगाओ आंदोलन। The forest department supported the villagers in the formation of forest protection committees। ओके, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने ये कमिटीज बनाने में मदद की, एंड वन सुरक्षा समिति ये बनाने में मदद की। The benefits of involving local people in protection of the resources were obvious। What do you mean by obvious? Obvious means clear। इलीगल फेलिंग वॉज चेक्ड, इलीगल फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जो काटना है वो कम हुआ। यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर लोकल यूज वॉज मॉनिटर्ड। द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी जो हैं दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग द माइनिंग इन द सैंचुरी। माइनिंग रोकने में ये कामयाब रहे। द पीपल नॉट ओनली प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बट ऑल्सो यूज देयर रिसोर्सेज जुडिशियसली। ओके, जो लोग हैं वो ना सिर्फ अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको सेंसिबली भी यूज करते हैं। ओके, दे ऑल्सो यूज देम सेंसिबली। ठीक है, आगे चलो। अब हम आ गए हैं क्वेश्चंस पर आ गए, सारा हमने देख लिया। द प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ कायला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज सॉल्व्ड विद द इनिशिएटिव ऑफ, किसकी पहल से, किसके इनिशिएटिव से ये जो सेंचुरी है, यहां पर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन, वो सॉल्व हुई। अब आप बताइए मुझे इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है? फटाफट बताइए क्या है इसका आंसर। आपके सामने ये सारा है, मीनाज एंड गुज्जर्स, लोकल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम देखते हैं आपको लगेगा मीना एंड गुज्जर्स है, लेकिन हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। ओके, गिव मी अ सेकंड, ये देखो। ओके, यहां पर कहीं है, देखो, वाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ, फर्स्ट लाइन से ही मैं पढ़ती हूं, यही कहीं होना चाहिए। वाइल्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विलेजर्स एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज अक्रॉस द कंट्री। इन राजस्थान वॉज इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। अच्छा, लोकल कम्युनिटी के इनिशिएटिव से कंजर्वेशन और रीजनरेशन एफर्ट्स जो है वो रंग लाए। तो अब यहां देखिए उसमें लोकल कम्युनिटीज है क्या? यस, वी हैव लोकल कम्युनिटीज हियर। सो इन दैट लाइन लाइज आवर आंसर। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर फॉर 1B। रबारीज कौन है? रबारीज वर लोकल विलेजर्स, माइग्रेंट ग्रेजर्स, फार्मर्स या टिम्बर मर्चेंट्स। ये बिल्कुल क्लियरली जहां पर रबारीज का जिक्र है वहां पर दिया हुआ है। ये देखिए, प्रेशर्स ऑन द सेंचुरी इंक्लूडेड माइग्रेंट ग्रेजर्स नोन एज रबारीज। तो वो कौन है? दे आर माइग्रेंट ग्रेजर्स, माइग्रेंट ग्रेजर्स। लेट मी मार्क द आंसर फॉर यू। ओके ओके, 1 सेकेंड, बड़ा फास्ट है ये बोर्ड। रबारीज वर माइग्रेंट ग्रेजर्स, दिस इज माई आंसर। ओके, लाइंस भी आपको मैं एग्जैक्टली दिखा देती हूं कि आंसर आपका यहां पर है। The threat set by the migrant grazers helped in the formation of, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। भेड़ भगाओ आंदोलन है, या फिर ये 12 गांव की पंचायत है, वन सुरक्षा समिति, या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ओके, माइग्रेंट ग्रेजर, ये वाला जो थ्रेट है सेट बाय माइग्रेंट ग्रेजर्स, इट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। बताइए यहां पर इसका आंसर क्या है?
हम देखें क्या पीछे जाकर एक बार? ओके, अभी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखती हूँ मैं। यहाँ पर सारा दिया हुआ है ना। अदर प्रेशर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर एंड फ्यूएल वुड एंड माइनिंग, थ्रेट पोज्ड बाय माइग्रेंट ग्रेजर्स स्पर्ड द फॉर्मेशन ऑफ बारांगन की पंचायत इन 1990, which in turn initiated भेड़ भगाओ आंदोलन। सो यस, हमारा आंसर यहाँ पर क्या होने वाला? ओके, अभी देखते हैं इसका आंसर। ये रहा। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? ये तो है ही नहीं, ये भी है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसका आंसर जो है हमारा, ओके, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भेड़ भगाओ आंदोलन। ओके, ये है आंसर हमारा 3 के लिए, ए है। ठीक है, आगे चलिए। The involvement of local people supported the forest department to stop. Okay, लोकल पीपल को इन्वॉल्व करने से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने क्या रोका? इलीगल फेलिंग एंड माइनिंग, माइनिंग ओनली, इलीगल फेलिंग, या फिर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। 4 के लिए हमारा आंसर क्या होगा? 4 के लिए ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब सपोर्ट किया तो किस चीज को वो रोक पाए? अब हम ये देखते हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर ए है। A is going to be the answer. The forest department supported the villagers in formation of forest protection committees and Van Suraksha Samitis. Benefits of involving local people in protection of the resources were obvious. Illegal felling was checked. Use of forest resources for local use was monitored. Forest protection committees were also successful in stopping the mining in the sanctuary. तो mining stopping में और illegal felling of trees, ये हमारे दो हैं। ओके, यहां पर तो इलीगल फेलिंग एंड माइनिंग, यस। यूज ऑफ रिसोर्सेज को स्टॉप नहीं किया ना, सपोर्टेड टू स्टॉप, यूज ऑफ रिसोर्सेज को स्टॉप नहीं किया। सो दिस इज माय आंसर। आंसर इज गोइंग टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इज ए। We can save our forest by using our resources recklessly, excessively, carelessly या wisely। हम कैसे अपने फॉरेस्ट को जो है बचा सकते हैं? recklessly होता है जब आप कोई काम लापरवाही से करें, लापरवाही से करते हैं, यू आर केयरलेस, देन वी विल से इट वाज रेकलेस। एक्सेसिवली आया वर्ड एक्सेस से, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो क्या वो सेव होगी? नहीं। ठीक है, केयरलेसली लापरवाही वाला। वाइजली, अगर आप पैसेज देखें तो वहां पर एक वर्ड भी यूज किया है ना, जुडिशियसली। जुडिशियसली का मतलब ही है टू यूज सेंसिबली। शुड आई शो यू ये जुडिशियसली कहां पर यूज हुआ है? ओके, गिव मी अ सेकेंड। इसके बाद है क्या? हाँ, लास्ट लाइन में, द पीपल नॉट ओनली प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बट ऑल्सो यूज देयर रिसोर्सेज जुडिशियसली। जुडिशियसली मीन्स सेंसिबली, वही वहां पर हमारा आंसर है। यस, यहां पर आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर डी। डी इज द राइट आंसर। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट वाले कॉम्प्रिहेंशन पर हम आ गए हैं, इसको करते हैं। नो वन कुड अंडरस्टैंड वेयर ही गॉट हिज मनी फ्रॉम, ओके, बट द पर्सन हु मार्वेल्ड most at the dashing and luxurious life led by Alphonse was his friend and partner। okay, अब ये जो है यहां पर देखो क्या दिया गया है, नो वन कुड अंडरस्टैंड वेयर ही गॉट हिज मनी फ्रॉम। किसी की भी समझ में नहीं आता था कि उसके पैसे आते कहां से हैं। बट द पर्सन हु मार्वेल्ड, मार्वेल्ड होता है चकित होकर किसी चीज को सरप्राइजिंगली देखना, मार्वेल्ड। आई मार्वेल्ड एट द ब्यूटी ऑफ द ताज। ओके, जो इंसान बहुत सरप्राइज होता था डैशिंग और लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख के, और किसकी लाइफस्टाइल देख के? इसकी, अल्फोंसे की, वो था उसका फ्रेंड एंड पार्टनर। आगे देखो, आफ्टर दे डिजोल्व देयर पार्टनरशिप, डिजोल्व मतलब का मतलब होता है खत्म करना। आफ्टर दे डिजोल्व देयर पार्टनरशिप मोस्ट ऑफ द कस्टम एंड द बेनिफिट कनेक्शन पास्ड बाय डिग्रीज इनटू चार्ल्स हैंड। पार्टनरशिप खत्म करने के बाद जो बेस्ट कनेक्शंस और वो सारी चीजें थी वो चार्ल्स को मिल गई। तो दो फ्रेंड्स कौन है? एक तो हमारा चार्ल्स है और दूसरा कौन है? दूसरा वो अल्फोंसे, यही नाम था क्या उसका? यस, ये है।
ALPHONSE ये है, ठीक है। This was not because he in any way sought to run counter to his former partner. On the contrary, it arose simply from the fact that Charles was more capable man of the two. Okay, अब दोनों में से ज्यादा केपेबल कौन है? दोनों में से ज्यादा केपेबल चार्ल्स ही था, इसलिए जो है ओके उसको फायदा हुआ आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. And as Alphonse had now to work on his own account, it was soon clear to anyone who observed him closely that in spite of his promptitude, his amiability, and his prepossessing appearance, he was not fit to be at the head of an independent business. Okay, तो ये बंदा जो है ये चार्ल्स ज्यादा केपेबल था, he was doing fine. लेकिन एल्फोंसे जो है उसको देखकर कोई भी कह सकता था, सबको ये क्लियर हो गया उसको देखने के बाद कि इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉम्प्टिट्यूड, प्रॉम्प्टिट्यूड होता है किसी चीज को करने का ईगरनेस, ईगरनेस उत्सुकता, ओके उसमें उत्सुकता थी. एमिएबल था, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, एंड हिज प्री पोजेसिंग अपीयरेंस देखने में अपीलिंग. ही वॉज नॉट फिट टू बी एट द हेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस. लेकिन इन सारी क्वालिटीज के होने के बावजूद भी वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस को हेड करने के लायक नहीं था. And there was one person who did observe him closely. चार्ल्स फॉलोड हिम स्टेप बाय स्टेप. और ये जो उसका दूसरा पार्टनर था चार्ल्स, वो उसको कीनली ऑब्जर्व कर रहा था. ही फॉलोड हिम स्टेप बाय स्टेप विद हिज शार्प आईज. एवरी ब्लंडर, एवरी एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस होता है एक्सेसिव खर्चा, एवरी लॉस ही न्यू ऑल टू अ नाइसिटी एंड ही वंडर्ड हाउ अल्फोंसो कुड कीप गोइंग सो लॉन्ग. वो इसकी सारी चीजें बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा था और ये सोचता था कि इसका इतने दिनों तक काम चल कैसे रहा है, ये पैसे आ कहां से रहे हैं. तो दे हैड एज गुड एज ग्रोन अप टुगेदर. अब देखो यहां पर थोड़ा सा ना इन दोनों का बैकग्राउंड लग रहा है मुझे कि ये जो दो फ्रेंड हैं चार्ल्स और अल्फोंसे, ओके इनका क्या बैकग्राउंड है. दे हैड एज गुड एज ग्रोन अप टुगेदर, दोनों साथ बड़े हुए थे. देयर मदर्स वर कजन्स, इनकी जो माएँ थी वो कजन्स थी. द फैमिलीज हैड लिव्ड नियर ईच अदर इन द सेम स्ट्रीट, एक ही जगह पर ये लोग फैमिलीज जो हैं आसपास रहते थे. एंड इन अ सिटी लाइक पेरिस, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होता है क्लोजनेस. पेरिस जैसे शहर में प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस इज एज इंपॉर्टेंट एज रिलेशनशिप इन प्रमोटिंग क्लोजनेस. मोरओवर द बॉयज वेंट टू द सेम स्कूल, और लड़के जो हैं दोनों चार्ल्स और वो दूसरे वाला एक ही स्कूल में भी गए थे. ये सारा हमने अब पढ़ लिया. आगे देखो, हु वॉज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियरली यहां पर हमारा आंसर ये है. अगर आप फर्स्ट वाला जो है हमारा पैराग्राफ उसी को देखोगे तो सिक्स्थ का जो आंसर है हमारा, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, 6 इज गोइंग टू बी ए. ठीक है, ए हमारा राइट आंसर है, करेक्ट. आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन. Arrange the following sentences or portions of sentences as per the order of occurrence in the passage. ऐसे questions आपको कहेंगे कि आप बार बार जाइए और पैसेज को पढ़िए, पैसेज को पढ़िए. मैं थोड़ा सा ना साइड में खड़ी होंगी क्योंकि काफी लंबा ये क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से देखेंगे और करेंगे. आपको ऑर्डर में बताना है कि कैसे अरेंज होंगे. ओके, ही न्यू ऑल टू अ नाइसिटी एंड ही वंडर्ड हाउ अल्फोंसो कुड कीप गोइंग सो लॉन्ग. After they dissolved their partnership, most of the custom and the best connections passed into Charles' hands. And there was one person who did observe him closely. Charles followed him step by step. But the person who marveled most at the dashing and luxurious life led by Alfonso was his friend. It arose simply from the fact that Charles was the more capable man of the two. ये सारी lines जो हैं comprehension से ही ली गई हैं, ये कॉम्प्रीहेंशन से ही ली गई हैं और सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब यहां पर हमारा सबसे पहले आएगा, बट द पर्सन हु मार्वल्ड मोस्ट एट द डैशिंग एंड लग्जूरियस लाइफ लेड बाय अल्फोंसे वाज हिज फ्रेंड. ये सबसे ज्यादा सरप्राइज होता था. ये हमारा फर्स्ट होगा डी बिगिनिंग. डी बिगिनिंग जो है हमारे, ये देखो बी बिगिनिंग तो हो नहीं सकता. आफ्टर दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप मोस्ट ऑफ द कस्टम एंड बेस्ट कनेक्शन, नहीं. हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि उसकी लग्जूरियस लाइफ को देखकर उसका फ्रेंड जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता था.
काफी ज्यादा वो सरप्राइज होता था, तो ये हमारा सबसे पहला होगा। ओके, उसके बाद आएगा आफ्टर दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप मोस्ट ऑफ द कस्टम एंड बेस्ट कनेक्शंस पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ चार्ल्स, ये हमारा नंबर 2 होगा। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 होगा, बी जो है वो सेकंड वाला होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ठीक है, कि दोनों में वो डिसॉल्व हो गई पार्टनरशिप, दोनों में से चार्ल्स जो था वो ज्यादा केपेबल था, ये नंबर 3 आएगा। तो हम कैसे जा रहे हैं, डी बी एंड देन यहां पर क्या है, ई, डी बी ई, डी बी ई ये रहा आपका, ये रहा डी बी ई, सी, सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, डीबी के बाद सी आएगा। एंड देयर वाज वन पर्सन हु डिड ऑब्जर्व हिम क्लोजली, चार्ल्स उसको ऑब्जर्व करता था, और ऑब्जर्व करके वो क्या कहता था, वो वंडर करता था कि इतने टाइम तक इसका काम कैसे चल गया। ये अगर आप ध्यान से देखें सारी चीजें जो हैं दी गई हैं यहां पर, देखो बिगिनिंग में ही, ओके, बट द पर्सन हु मार्वल्ड मोस्ट, ये उसकी लाइफस्टाइल पर, वो था उसका फ्रेंड एंड पार्टनर जो मैंने आपको बताया, ये आएगा। उसके बाद फिर उनकी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हुई, ये देखो ये बिगनिंग में बिल्कुल दिया गया है, दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। उसके बाद चार्ल्स जो था ही वाज मोर केपेबल, ये नेक्स्ट आ गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा, और हमारा आंसर जो है इसके लिए सी है। क्वेश्चन 7, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द सेंटेंस और सेंटेंसेस विच आर करेक्ट। लीजिए, आपके सामने ये 5 दिए गए हैं और आपको मुझे बताना इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ओके, दे हैड बोथ ग्रोन अप टुगेदर, करेक्ट। अल्फोंसोस एंड चार्ल्स मदर्स वर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स थी इनकी माएँ, नहीं, क्लियरली आपको दिया गया है कि इनकी माएँ तो कजिन्स हैं। ये देखो, हाँ, देयर मदर्स वर कजिन्स, कजिन्स है इनकी मदर्स। ओके, तो ये फ्रेंड्स गलत हो गया। एल्फोंसे एंड चार्ल्स नेवर डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, ये भी हमारा गलत हो गया, दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। ओके, अब बी और सी, ये इस क्या चूज द करेक्ट, अच्छा क्या बताना है आपको, सेंटेंसेस विच आर करेक्ट ये बताने हैं। एल्फोंसे वॉज फिट फॉर बीइंग द हेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, नो, क्लियरली दिया गया है कि उसका ही वॉज फ्रेंडली, ओके, और वो सारी चीजें, लेकिन ही कुड नॉट हेड अ बिजनेस इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है। एल्फोंसे एंड चार्ल्स वेंट टू सेम स्कूल, यस दे डिड गो टू सेम स्कूल, ए और ई यहां पर हमारे करेक्ट हैं। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी सी, ये ए एंड ई, यस दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर जो है यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉज मोर केपेबल बिटवीन अल्फोंसे एंड चार्ल्स? ऑब्वियसली चार्ल्स। अरे मुझे ऑप्शन सी बड़ा अच्छा लगा, वी कांट डिसाइड। ओके, अगर आपको ये दे दिया जाए आपके ऑप्शंस में कि आई कांट डिसाइड, आई कांट डिसाइड, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा आंसर कौन सा है, कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 9th के लिए हमारा आंसर क्या है? 9th के लिए हमारा आंसर बी है। ठीक है, आगे, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है? टू फ्रेंड्स हु टर्न्ड राइवल्स टू एनिमीज, या टू स्ट्रेंजर्स? दो दोस्तों के बारे में है, दो दोस्तों के बारे में है, सेम स्कूल जाते हैं, बचपन से साथ बड़े हुए एंड ऑल दैट। सो आंसर यहां पर ए है। क्वेश्चन 10, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, चलिए मैं आपके लिए इसको पढ़ती हूँ और हम इसको करने की कोशिश करेंगे। In stark contrast to where I grew up, in warm, lush green Trivandrum, Kerala, filled with rich sights, sounds, and people, life at the poles is quite very, very nice. पहली लाइन ही आपको बहुत सारे हिंट्स दे रही है। जो नरेटर है, जो राइटर है, कहाँ बड़े हुए हैं? त्रिवेंद्रम में, केरला में। ओके, और वहां पर क्या है? वहां पर काफी ज्यादा लाइफ है, वहां पर लश ग्रीन, वार्म लश ग्रीन वहां का एनवायरमेंट है। ओके, और अभी वो कहाँ है? राइट नाउ एट द पोल्स। पोल्स क्या है हमारे? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ओके, द हार्शनेस ऑफ विंटर, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, ब्रिंग्स अलोंग विद इट
एन एरी डेसोलेशन, ये यहां पर आपको दिया गया है। ओके, व्हाट इज एरी डेसोलेशन आप मुझे बताएंगे। ओके, एरी होता है स्ट्रेंज। ओके, एरी क्या होता है, स्ट्रेंज, STRANGE। और डेसोलेशन का मतलब होता है एक तरह से लोनलीनेस, अकेलापन, वहां पर ये यूज होता है। ठीक है, व्हाट इज डेसोलेशन, डेसोलेशन इज लोनलीनेस, सैडनेस। तो वहां पर पोल्स के आसपास में एक अजीब सा लोनलीनेस है। एंड नियर टोटल साइलेंस, बहुत ज्यादा शांति है, बिल्कुल सन्नाटा। सर्वाइवल इन दिस फ्रिजिड डार्क एंड विंडी टेरेन, यहां पर इस फ्रिजिड, फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड, फ्रिजिड वेरी कोल्ड, क्या पोल्स के आसपास का जो एरिया उसको फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। दोज पीपल हु हैव स्टडीड ज्योग्राफी, यस मैम बोलो, यस मैम बोलते हैं। ओके, it's a very cold area, it's dark, it's windy, terrain is only for the fittest, ये एरिया केवल जो बहुत फिट लोग हैं उन्हीं के लिए है। अ मिस स्टेप, एक गलत कदम, इट कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम एन आईसी इंजरी टू अ बिटर बिनम्ड डेथ। बिनम्ड होता है जब आपके सेंसेस बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। ओके, बिनम्ड डेथ, बंदा यहां मर भी सकता है। बट वाइल इट इज टेनुअस, लाइफ हियर इज ऑल्सो हम्बलिंग। ओके, यहां पर और आपको क्या दिया गया है कि लाइफ हियर इज ऑल्सो हम्बलिंग, physically, mentally, and even spiritually. The experience has allowed me to witness the wondrous dualities of nature. यहाँ पर मुझे प्रकृति के दो पहलू, टू साइड्स नजर आते हैं। एक तरफ है रॉ, ब्रूटल और अनफॉरगिविंग, माफ नहीं करता यहाँ पर नेचर, एक गलत स्टेप से आप मर ही जाएंगे। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो नर्चरिंग एंड ऑ इंस्पायरिंग। ऑ का मतलब होता है कि यू आर अमेज्ड एट इट। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आया कि यहां पर आपको प्रकृति के दो पहलू नजर आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ टू ऑपोजिट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ नेचर। और वो टू ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, वो यहां पर आपको डिस्क्राइब किया गया है। एक साइड है हमारी जो ब्रूटल और अनफॉरगिविंग है, दूसरी नर्चरिंग और इंस्पायरिंग है। एज द डेज शॉर्टन, जैसे जैसे डेज छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल लाइफ स्टार्ट्स टू डिपार्ट सीकिंग वार्मर लैंड्स। जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं यानी कि सर्दियां आ रही हैं, जो भी लाइफ है इट स्टार्ट्स टू डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स टू लीव, छोड़ना। ओके, सीकिंग मतलब सर्चिंग, and they go in search of warm lands, but those who stay are surrounded by glacial beauty. जो लोग वहां रह जाते हैं, दे आर सराउंडेड बाई ग्लेशियल ब्यूटी, वहां पर ग्लेशियर्स की जबरदस्त ब्यूटी है, वो उसको वहां देखते हैं, विटनेस करते हैं। एंड एन अदर वर्ल्डली स्टिलनेस दैट स्टैंड्स अनमैच्ड। ओके, फिर वही साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। इन पीक विंटर मंथ्स द सन सीम्स टू लिव ओनली इन मेमोरी, कि सूरज केवल हमारी मेमोरी में है, यानी कि सूरज निकलता नहीं है। इट्स एब्सेंस हाउएवर इज ओनली एन इल्यूजन, सूरज की जो एब्सेंस है, सूरज का नहीं निकलना है, इट सीम्स कि ये केवल एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, अ फॉल्स बिलीफ, फॉल्स बिलीफ। शिमरिंग डिस्प्लेज ऑफ, क्यों हम कह रहे हैं कि ये फॉल्स बिलीफ है, क्योंकि वहां पर आपको काफी सारी नेचुरल लाइट्स नजर आती हैं। शिमरिंग डिस्प्लेज ऑफ ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज औरोराज, औरोराज होती है ये लाइट्स जो पोलर रीजन्स में नजर आती हैं। शिफ्टिंग एंड स्नेकिंग लाइक बिलोइंग कर्टेन्स, स्नेकिंग, स्नेक कैसे चलता है, इस तरह से चलता है ना, ये स्नेक का मूवमेंट होता है। शिफ्टिंग एंड स्नेकिंग, स्नेकिंग ये मूवमेंट है। बिलोइंग कर्टेन्स, मूविंग कर्टेन्स, लाइक अ वेव, बिलोइंग का मतलब होता है वेव की तरह जो कर्टेन्स मूव करते हैं। अक्रॉस द पिच ब्लैक डार्क स्काई रिमाइंड दैट द लाइट शैल ओनली वन डे रिटर्न। यस, विंटर मंथ्स है, एक्सट्रीम कोल्ड है, सूरज नजर नहीं आता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या है, ऐसी सिचुएशन में यह है कि ये जो लाइट्स हैं पोलर रीजन्स में, जो ऑरोराज हैं, आपने पढ़ा होगा ना ऑरोरा बोरियोलिस और वो वाला, ठीक है,
नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वहां पर पोलर रीजन्स में लाइट्स नजर आती हैं, इन कलर्स की लाइट है, और ये लाइट एक तरह से ये होप देती हैं कि दिस डार्क पीरियड ऑफ विंटर विल बी ओवर एंड ब्राइटर डेज विल बी बैक. Even the emptiness of the land is deceptive. धोखेबाजी वाला. Look closely and out waddles a flock of penguins. ये waddle क्या है? WADDLE, waddle, which you can see here. What is waddling? Waddling is a kind of walk. और ये walk कैसी है? A walk with short steps. वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स. ठीक है, ठीक है. जब आप यहां पर देखेंगे कि पेंगुइन्स हैं, ठीक है, पेंगुइन्स फ्रॉम बिहाइंड एंड आइस शेल्फ ऑन द अंटार्कटिक पेनिनसुला, तो ये अंटार्कटिका में हो रहा है, अंटार्कटिक. आ गए अब हम क्वेश्चन आंसर पर. द विंटर इंडिकेट्स दैट ओनली दोज हु आर फिट कैन सर्वाइव एट द पोल्स, फॉर द अदर्स इट कैन लीड टू. दूसरे लोगों के लिए क्या हो सकता है वहां पर? डेथ हो सकती है, बिटरनेस हो सकती है, आइस इंजरी हो सकती है, या लोनलीनेस हो सकता है. ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज इन फ्रंट ऑफ यू. बताइए मुझे, ध्यान से इसको पढ़े. डेथ हो सकती है, बिटरनेस हो सकती है, आइस इंजरी हो सकती है, या लोनलीनेस हो सकता है. 11 के लिए हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11. आप अपना टाइम लीजिए, बहुत इजी ये नहीं था. ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूं और बताती हूं कि हमारे लिए यहां पर आंसर क्या है. देखो, आप कड़वे हो जाएंगे, बिटर हो जाएंगे, ये कहीं नहीं दिया गया है, ये कहीं भी नहीं दिया गया है. बिटरनेस तो बी वाला तो हो ही नहीं सकता, हमारा ये कट गया और हमारा ये भी कट गया. ठीक है, अब आगे देखिए, वहां पर आपको याद है हमने क्या दिया हुआ था? वो दिया हुआ था कि एक मिसस्टेप की वजह से क्या हो सकता है. ठीक है, यहां पर देखिए, survival in this frigid, dark and windy terrain is only for the fittest. A misstep can mean anything from an ice injury to a bitter benumbed death. तो आपको ice injury हो सकती है और death हो सकती है. ये दो यहां पर दिए गए हैं. करें, कहां गया? Death और ice injury, A and C. Yes, so this is my answer. Question 11. C is the answer. What is the answer? Death and ice injury. Next, identify the correct synonym of the two words. Wow, इंटरेस्टिंग. क्या नोट किया आपने कि दो वर्ड्स के आपसे सिनोनिम पूछ लिए गए. ओके, पहला वाला क्या है? वैडल. दूसरा वाला ये रहा यहां पर आपका. बताओ मुझे. ओके, वैडल तो पेंगुइन्स की वॉक के लिए वहां पर यूज किया गया है. सो इट इज टू वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स. यस, ये है इसका मीनिंग. एंड कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ मिस्ट्री, ये दूसरे वर्ड का मीनिंग है. सो माई 12 इज गोइंग टू बी बी. क्वेश्चन 12 इज बी. दिस इज माई आंसर. Is that okay? 12 is B. Identify the literary device in the sentence given below. Very nice. Shimmering displays of blue, red, yellow, green and orange auroras shifting and snaking like billowing curtains across the pitch black sky. ओके, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस. आपको ये बताना है कि इसमें हमने कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया है. क्या मेटाफर है, ऑलिट्रेशन है, सिमिली है, एसोनेंस है, ये आपको मुझे बताना है. क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर क्लियरली वर्ड क्या यूज किया गया है? लाइक. और लाइक आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जहां पर लाइक हो जाता है वो क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, वो सिमिली हो जाएगा. सो दिस इज माई आंसर. 13 विल बी सी. यहां पर यही तो कहा गया है ना कि ये जो लाइट्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो एक स्नेक के मूवमेंट जैसा, या फिर वेव्स जो इस तरह से लहराते हैं उनके जैसा. आपने देखा है वेव्स इस तरह से जो होते हैं उसके जैसा. सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज गोइंग टू बी सी. सी इज द करेक्ट आंसर. 13 हियर इज गोइंग टू बी सी. चले अब हम नेक्स्ट पर चले. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपको. 13 इज सी. आगे, आइडेंटिफाई हाउ लाइफ एट द पोल्स इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द राइटर्स नेटिव केरला. लाइफ जो है पोल्स पर वो केरला से कैसे डिफरेंट है. ओके, वार्म एंड लश ग्रीन वर्सेस फ्रिजिड एंड डार्क है.
डेथ वर्सेस लाइफ है, ह्यूमरस वर्सेस हार्श है, रिच साइट्स एंड साउंड वर्सेस डेसोलेशन एंड साइलेंस है। पहला तो हमने देखो ए तो है ही है इसमें, क्योंकि हमने त्रिवेंद्रम के बारे में पढ़ा कि वार्म लश ग्रीन है और यहां पर फ्रिजिड एंड डार्क है। ए ओके, तो ए हमारा केवल ऑप्शन ए और सी में है, तो मैंने बी और डी को आपके लिए काट दिया। ओके, अब डी देखो, क्या त्रिवेंद्रम में रिच साइट्स एंड साउंड्स हैं और यहां पर डेजोलेशन एंड साइलेंस है? यस है, तो ये भी जो है ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दोनों के दोनों आएंगे, ये दोनों के दोनों आएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 14 के लिए? 14 के लिए मेरा आंसर जो है ए है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आगे, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। दो लिस्ट्स दी गई हैं, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है, और अब आप इनको मैच करेंगे। फ्रिजिड का मतलब वेरी कोल्ड, ओके। अब अगला बताओ, टेनुअस, व्हाट इज टेनुअस? बताइए व्हाट इज टेनुअस? ये ए गोज विद 3, वेरी कोल्ड, ए गोज विद 3। ओ वाओ, ए 3 के साथ केवल एक ही है, केवल एक ही है, तो क्या मैं इसको फिट करूं? टेनुअस गोज विद वीक एंड स्लाइट, इसके अनुसार। सी क्या है? बिलोइंग, ओके, सी इज बिलोइंग, बिलोइंग गोज विद ये यहां पर टू राइज एंड रोल लाइक वेव्स। और शिमरिंग, शिमरिंग होता है शाइनिंग एंड सॉफ्ट एंड स्टेडी लाइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर हियर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मार्क द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन, ये पैसिव वॉइस में है, बिकॉज जो डूअर है हमारा, इट इज टुवर्ड्स द एंड, बाय द मेसन, तो मेरे बिगिनिंग में द मेसन आना चाहिए। इज बीइंग बिल्ट, टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज इसमें प्रेजेंट का इज आया हुआ है, कंटिन्यूअस का आईएनजी लगाकर आया हुआ है। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर हमारा टेंस चेंज हो गया, यहां पर हमारा टेंस चेंज हो गया, ये परफेक्ट टेंस आ गया हैज की वजह से, ये पास्ट टेंस आ गया वॉज बिल्डिंग, ओके, ये पास्ट टेंस आ गया बिल्ट, तीनों में हमारा टेंस चेंज हो गया है। द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देखो हमारी अप्रोच क्या है, अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं बी राइट आंसर है, आप में से बहुत लोग ये कहेंगे मैम ए क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता। लुमिनेयर का जो स्टडी मटेरियल है उसमें चारों ऑप्शंस देकर क्लियरली इस पार्ट में यहां गड़बड़ है, जैसे मैंने बताया यहां पर टेंस की गड़बड़ है, तो इसको हाईलाइट करके वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा टेंस हैज चेंज्ड या इनकरेक्ट टेंस, ओके। बाकी के 3 की भी एक्सप्लेनेशन दी गई है, फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन इट। केवल ये वीडियोस देख लेने से नहीं होगा, ओके। मेरे से पहले आप वो पेपर्स अटेम्प्ट करके रखिए, आप खुद भी तो देखो ना, अगर आप इंडिपेंडेंटली करते हैं तो आपके कितने मार्क्स आएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जज योर सेल्फ, और उसके बाद देखो कि मेरे मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, क्या मैं एक्टिव एंड पैसिव में वीक हूँ, क्या मैं नरेशन में वीक हूँ, क्या मैं पैराजंबल की नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अकॉर्डिंगली उस मटेरियल से आप वो वाले टॉपिक्स प्रैक्टिस कीजिए। बात समझ में आई आपको? ओके, चलो, आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अभी आपको एक्टिव वॉइस दे दिया, somebody cleans the room every day, ओके, रोज कोई कमरा साफ करता है, somebody सब्जेक्ट, cleans वर्ब, the room ऑब्जेक्ट, the room is your ऑब्जेक्ट। टेंस कौन सा है हमारा? यहां पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एवरी डे, द रूम हैज बीन क्लीन्ड एवरी डे, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एवरी डे बाय समबडी। केवल टेंस देखो, आप केवल टेंस देखो सारे ऑप्शंस में और आप इसको कर पाएंगे। यहां कंटिन्यूअस टेंस आ गया, इनकरेक्ट, यहां परफेक्ट आ गया, इनकरेक्ट, इज बीइंग क्लीन्ड यहां पर कंटिन्यूअस आ गया, इनकरेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, ओके, ये केवल ऑप्शन ए में है, सो दिस इज माय आंसर। 17 में
ए इज द करेक्ट आंसर। 17 में ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आगे चलिए। चेंज द फॉलोइंग टू डायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, अब ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। ओके, मैं थोड़ा सा हाथ ऐसे लगाकर इस तरफ खड़ी होती हूँ। द जज आस्क्ड द थीफ what he had been doing with his hands in the gentleman's pocket। जज ने थीफ से क्या पूछा? जज ने थीफ से ये पूछा what he had been doing with his hands in the gentleman's pocket, कि उस व्यक्ति की जेब में हाथ डालकर आप क्या कर रहे थे। ओके, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए कौन सा टेंस है? had been doing, past perfect continuous, ये टेंस है ना। नरेशन के क्वेश्चंस आप तभी ढंग से कर पाएंगे जब आपको टेंस बदलने आते हो। टेंस है हमारा। अब यहां पर अगर आप देखें, द जज सेड टू द थीफ, द जज सेड टू द जेंटलमैन, नहीं, जज ने चोर से पूछा ना, द जज सेड टू द जेंटलमैन, तो ये जेंटलमैन हमारा गलत हो गया। जेंटलमैन से नहीं कहा तो ये वाला ऑप्शन मेरा कट गया। द जज सेड टू द थीफ व्हाट आर यू डूइंग विद योर हैंड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट, यहां पर ये जो हमारा टेंस है ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट, ये टेंस इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन हमारे पास क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर टेंस इनकरेक्ट हो गया तो लो जी, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। द जज आस्क्ड द थीफ व्हाई आर यू पुटिंग योर हैंड, आप अपना हाथ क्यों डाल रहे हैं? क्यों पूछा उसने? नहीं, क्या अपना हाथ डालकर क्या कर रहे थे ये पूछा। इस वाले पार्ट का यहां पर व्हाई आर यू पुटिंग योर हैंड से मीनिंग ही चेंज हो गया, तो लो जी ये भी कट गया। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। व्हाट वर यू डूइंग विद योर हैंड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वर डूइंग, दैट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये वाला आपका थोड़ा सा सिंपल है। जूलिया सेड व्हाट, जूलिया सेड दैट शी कुड नॉट अटेंड आवर वेडिंग। जूलिया सेड दैट शी कुड नॉट अटेंड आवर वेडिंग, सिंपल है। जूलिया ने कहा कि वो हमारी शादी में नहीं आ सकती। कुड है तो कैन से कुछ लेना देना होगा, ठीक है। यहां पर देखो कुड को हमने एज इट इज रखा, आई कुड नॉट अटेंड योर वेडिंग कट गया। विल नॉट, विल क्यों आएगा? ये भी कट गया। एम नॉट, ये भी कट गया। इनकरेक्ट वर्ड्स आ गए। जूलिया सेड आई कैन नॉट अटेंड योर वेडिंग, अब आप इसको अगर करते हैं यहां पर चेंज तो यही आएगा, जूलिया सेड दैट शी कुड नॉट अटेंड आवर वेडिंग। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डी इज माई आंसर। D is my answer. Okay, now we move on to para-jumble. Para-jumble. करें इसको। Rearrange the sentences to make a paragraph. First वाला फाइंड आउट करो, फाइंड आउट कीजिए इसमें फर्स्ट वाला जो है हमारा कौन सा हो सकता है। फर्स्ट वाला हमारा कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। ओके, now divided into two separate states of India and Pakistan, the population of India as a single geographical and cultural unit, which have come to India throughout the 50 to 60 centuries of our long history, forms 1/5 of the entire population of the world and presents at first sight a bewildering variety of cultures. This is given to you. क्विकली बताइए इसमें फर्स्ट क्या होगा? इसमें जो फर्स्ट होगा हमारा वो बी होगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ सिंगल ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिट। हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ सिंगल ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिट। बी बिगिनिंग, बी बिगिनिंग होना है। ओके, तो बी बिगिनिंग हो सकता है मैं ये कहूंगी, तो यहां पर जो बी बिगिनिंग है उनको हम करके देखें। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ सिंगल एंड ज्योग्राफिकल कल्चरल यूनिट, पहले मैं ऑप्शन बी कर रही हूं। नव डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पहले हमारा ये सब्जेक्ट आ गया।
ओके उस सब्जेक्ट का करंट स्टेटस क्या है वो यहां आ गया. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ सिंगल ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिट नाउ डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान forms 1/5 of the entire population of the world. ये थर्ड आएगा. ओके अब ये जो 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की पॉपुलेशन मिला के है. दोनों की पॉपुलेशन मिला के है ना, तो पाकिस्तान का जिक्र इस लाइन से पहले होगा, तो ए पहले आएगा, डी बाद में आएगा. राइट यहां पर ए पहले नहीं है तो ये ऑप्शन मेरा कट गया. यस दिस इज माय राइट आंसर. अब इसको पढ़ने की कोशिश करें. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ सिंगल ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल यूनिट now divided into two separate states of India and Pakistan forms 1/5 of the entire population of the world and presents, okay, which have come to India throughout the 50 to 60 centuries of our long history. Absolutely right. B is the correct answer. ये हमारा आंसर है. B is the correct answer. Again another one of para-jumble. para-jumble का क्वेश्चन है, कीजिए मेरे साथ. आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको करेंगे, ध्यान से पढ़िए. ट्राई टू डू इट देन आई टेल यू द आंसर. containing the original text of the Vedas. Each of the 4 Vedas is divided into the Samhita portion and the Brahmana portion, containing interpretations of the contents of the original texts. The Vedic literature consists of the 4 Vedas and several auxiliary works. आप इसमें फटाफट जो है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो. सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? थोड़ी भी अगर ज्योग्राफी आपको याद है, ऋग्वेदिक एज. ओके फर्स्ट चैप्टर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है, हरप्पन कल्चर एंड ऑल दैट. क्या ये वाला आता है? वेदास वाला, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बिल्कुल आता है. हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, द वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ द 4 वेदास एंड सेवरल ऑक्सिलरी वर्क्स. डी बिगिनिंग, डी बिगिनिंग होगा. और डी बिगिनिंग में हमारे पास क्या क्या है? डी बिगिनिंग में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इन दोनों को मैं फिट करके देखती हूं. 21 है ना हमारे सामने, ठीक है. ये हमारा सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा. ओके इसने यहां पर बताया कि 4 वेदास है हमारे पास एंड सेवरल ऑक्सिलरी वर्क्स. उसके बाद ये कहता है ईच ऑफ द 4 वेदास इज डिवाइडेड इनटू संहिता पोर्शन. हर एक वेद जो है उसमें उसको डिवाइड किया गया है इनटू संहिता पोर्शन. डी के बाद बी, देखो मैं ये वाला फिट कर रही हूं. उसके बाद हमारा आएगा संहिता पोर्शन. उस संहिता पोर्शन में क्या है वो यहां दिया गया है, containing the original text of the Vedas and the Brahmana portion containing interpretation of the contents of the original texts. Yes, this is my answer. B is the answer. I hope that is clear. Okay, that is clear. आगे मैचिंग. और किसकी मैचिंग आ गई है ये हमारे सामने? वो जो मैं आपसे कहती हूं कि आपके लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक ओरिजिन की कुछ फ्रेजेस आ जाते हैं और आपको उनके मीनिंग आने चाहिए. ये है आपके सामने. बताओ आपको इसमें से कितने आते हैं? थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते हैं आप, और ये वाला बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आई वुड से इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये सिंपल है, इट्स इजी. लिटराटी इज लिटरेरी पर्सन्स, जो साहित्य वगैरह से रिलेटेड हों. नेक्सस होता है कनेक्शन. ओके लैक्यूना होता है शॉर्ट कमिंग. और ये जो है आपका ये होता है फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है. 22 तो ए गोज विद 3. ए विद 3 यहां है, ए विद 3 यहां है. ओके यस दिस इज माय आंसर. ये हमारा आंसर है. Answer. Choose the option which gives the correct meaning of the foreign word gratis. Very nice. Gratis इसी से आता है ना, gratitude. Gratitude इसी से तो आता है. What is gratitude means? Gratitude का मतलब होता है आभार, आभार प्रकट करना. I always express gratitude to my parents for giving me good education, for giving me a loving home.
ओके, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता है आभार। लो इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको, तो इसका क्या होगा? फ्री ऑफ चार्ज, जॉय ऑफ लिविंग, रियली या इन अ मास, ये सारे आपके सामने हैं। और ये लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा से। अब बताओ क्या होगा इसका 23 का, 23 का ग्रैटिट्यूड, फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है, ग्रैटिस, जॉय ऑफ लिविंग। ओके, जॉय ऑफ लिविंग जो है, इसके लिए जो फ्रेज है, ओके, JOIEDEVIVRE, कुछ इस तरह का है, ये होता है जॉय ऑफ लिविंग, ठीक है, VIVERE, ये स्पेलिंग है, ठीक है। फिर हमारे सामने है रियली और इन अ मास। रियली के लिए क्या फ्रेज हमारा यूज हो जाता है? ये भी लैटिन, ओके, वेरिटस, VERITAS। क्यों मैं आपसे कहती हूँ कि स्टडी मटेरियल आपके पास हो, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दूं जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करें। और इन अ मास क्या होता है ये मुझे बताइए। इन अ मास, क्या इसके लिए भी कुछ होता है? यस, एन मसे, MASSE, ये फ्रेंच है और इसका मतलब होता है इन अ मास। ओके, choose the synonym of the underlined word in the following sentence. The showroom has been refurbished recently. जो शोरूम है उसको हाल ही में refurbish किया गया है। What is meant by refurbish? Tell me. refurbish का क्या मतलब है? refurbish का मतलब है उसको दोबारा से डेकोरेट करना। देखो होता क्या है, क्या अगर किसी का घर पुराना हो गया वो उसको बेच के नया ले लेगा? इतने रईस हैं हम, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम उसी को एक नया पेंट करा देंगे, थोड़ा सा इंटीरियर चेंज कर देंगे, इस तरह की चीजें भी तो करते हैं, ऊपर एक और रूम बनवा देंगे। इन सबको क्या कहते हैं? रेनोवेशन। पुराने को जो है फिर से रिस्ट्रक्चर करना, उसमें एक नयापन लाना। तो यहां पर रेनोवेट विल बी माय आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करो स्टूडेंट्स, कि पहले तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और फिर एक इस तरह से दिया है। बी रेनोवेटेड कहाँ है? बी रेनोवेटेड ऑप्शन सी में है। सो ये मेरा आंसर है। आप में से बहुत लोग यहां पर तो राइट चुन लेंगे, यहां पर राइट चुन लेंगे, लेकिन उसके बाद इसमें गड़बड़ कर देंगे। अगर यहां आपने बी देखा है तो जाकर आप इसी बी को मार्क कर देंगे। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, प्लीज बी केयरफुल, दैट्स द आंसर। From the options given below, choose the synonym of the word insolence. INSOLENCE. Question number 25. Insolence is in front of you. Insolence. अब insolence क्या होता है? ये होता है disrespectful। एक तो disrespectful, ऊपर से bold behavior, गलती भी ना माने, पलट के आंख दिखाए, डिसरिस्पेक्टफुल बोल्ड बिहेवियर। तो इसके लिए ओडासिटी, क्योंकि आपसे तो सिनोनिम ही पूछा है। यस, ए, दैट्स माय आंसर। इंपैक्ट होता है प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन, स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट क्या होगा? यू हैव हर्ड ऑफ द वर्ड स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट करने का मतलब होता है किसी एक्टिविटी वगैरह को जो है एक तरह से स्टार्ट करवा देना या उसको होने के लिए प्रोत्साहित कर देना, स्टिम्युलेट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूप, इट विल स्टिम्युलेट योर टेस्ट बड्स। ओके, आपको अंदर जो भूख है उसको वो जगाएगा। डैश चाइल्ड हैज टू ब्रिंग ₹500 फॉर द ट्रिप। अब हमारे ऑप्शन में ये 4 हैं, एवरी, ईच, बोथ या ऑल, ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ओके, हर बच्चे को क्या लाना है? 500 रुपए लाने ट्रिप के लिए। अपने स्कूल के दिन याद करो, एवरी, ईच, बोथ या ऑल। ऑल चाइल्ड होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगा। ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल द ट्रीज, ऑल का मतलब सारे, सिंगुलर तो आएगा नहीं, तो ये कट गया। बोथ चाइल्ड भी नहीं हो सकता, बोथ द चिल्ड्रेन होगा, बोथ भी 2 के लिए, ये भी कट गया। तो अब आपको 26 में ए और बी के बीच में चुनना है। बताओ यहां पर। ओके, एवरी इज माय राइट आंसर। ए, एवरी हमारा राइट आंसर है। एवरी हम कब यूज करते हैं? जब एक ग्रुप के सभी लोगों की ओर हम इशारा कर रहे हैं और उनमें से हर एक को वो काम करना है।
मैं अपने घर वालों से क्या कहूंगी? एवरीवन हैज टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीपिंग। फैमिली ग्रुप है और उसमें से हर एक को। एवरी क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड केयरफुली इन द पेपर। ठीक है, तो यहां पर एवरी एवरी इज माई राइट आंसर। 26 के लिए ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? 26 में ए। आगे देखो, fill in the blank with the appropriate pair of articles from the options given below. He would make dash better statesman than university professor. He would make a better statesman than a university professor. Okay, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड हैं, तो इनके पहले आर्टिकल ए आएगा। स्पेसिफिक की हम बात नहीं कर रहे हैं। 27 में आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 रिलेटेड टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ध्यान से देखिए और कीजिए। इट इज सैड वी हैव लॉस्ट द मैच। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अलास वी हैव लॉस्ट, अलास वी लॉस्ट द मैच, वी हैव लॉस्ट द मैच, वी हैड लॉस्ट द मैच, द मैच हैड बीन लॉस्ट। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप यहां पर टेंस पर ध्यान दो। केवल टेंस पर ध्यान दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप केवल टेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आपको दिया गया है, देखो वो कौन से टेंस में है? क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट में है? यस, यहां पर देखो ना, ये हैव और लॉस्ट। ओके, लूज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लूज। हैव क्या है हमारा? ये जो हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर टेंस बदल गया, कट गया। यहां पर टेंस बदल गया, कट गया। यहां हैड बीन, यहां पर भी गलत हो गया। तो अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। बी, क्वेश्चन नंबर 28, बी इज द राइट आंसर। 28 में बी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द असर्टिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? बताओ, आप भी तो मुझे कुछ बताएंगे हैं। इट हैज टू बी अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, यू गिव मी समथिंग, आई गिव यू समथिंग। सब कुछ मैं ही बताती रहूंगी, बताइए आप। इफ ओनली आई वर यंग अगेन, बताओ। ठीक है, इफ ओनली आई वर यंग अगेन, ये किस टाइप का सेंटेंस है? क्या यहां पर कोई डिजायर या कोई विश है, कोई इच्छा है कि काश ऐसा हो जाता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, अब यहां पर देखो, आई वर यंग अगेन, यहां पर इफ ओनली आई वर यंग अगेन, ये इच्छा वाला है कि बस अगर मैं दोबारा से जवान हो जाऊं। यहां पर तो कोई विश है ही नहीं। आई वर यंग अगेन, आई विश्ड आई वर यंग अगेन, ये वाला देखिए 29 में बी। क्या बी हमारा करेक्ट है? ओके, यहां पर ये विश्ड, टेंस बदल गया इसलिए ये कट गया। पास्ट टेंस में क्यों आया? आई विश आई वर यंग अगेन, बिल्कुल सही, सी मेरा राइट आंसर है। यहां पर फिर देखो हैड विश्ड, ये टेंस हमारा बदल गया तो ये भी हमारा कट गया। एक और ऑप्शन मैं आपको देती हूं, क्या ये ऐसे हो सकता था? आई विश आई वॉज यंग अगेन। अगर मैं आपकी एग्जामिनर होती, सॉरी वो होती जिसने पेपर बनाया, ये ऑप्शन मैं जरूर देती, आई विश आई वॉज यंग अगेन। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें क्या गड़बड़ है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक्स आप जरा ध्यान से देखें। ओके, लुमिनेयर का जो कोर्स है, इंग्लिश मास्टरी कोर्स, उसमें जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है। इसमें क्या गड़बड़ है? इच्छाओं वाले जितने होते हैं, काश ये हो, काश मैं जवान होता, काश मैं लखपति होता, काश मेरे पास बड़ी सी लैम्बोर्गिनी होती, काश मेरे माँ बाप मेरी सारी बात मानते, काश मेरे बच्चे आज्ञाकारी होते, काश मैं करोड़पति होता, ये सारे डिजायर्स वाले, उनमें वॉज नहीं लगता, उनमें वर ही लगता है, उनमें वर ही लगता है। तो यहां पर ओके, आई विश आई वर यंग अगेन, सी इज एब्सोल्युटली राइट, ये हमारा आंसर है, करेक्ट। C is right. Fill in the blank with the appropriate preposition. The assignment must be submitted dash next Monday.
द असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड बाय नेक्स्ट मंडे। डी, हम बाई कब लगाते हैं? किसी डेट के साथ, किसी दिन के साथ, किसी महीने के साथ, किसी साल के साथ। हम बाई कब लगाएंगे? हम बाई तब लगाएंगे जब हम कह रहे हैं कि तब तक ये काम कर देना। यू मस्ट कंप्लीट ऑल दीज वीडियोज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। I should have 50 करोड़ रुपीज इन माई अकाउंट बाई, किसी साल का नाम ले दो, बाई जो भी आप लेना चाहें, राइट? समझ में आया? बाई। तो नेक्स्ट मंडे तक आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, बाई। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन आफ्टर द पार्टी सुमित रिटर्न्ड होम फ्रॉम कार, बाई कार, टू कार, इनटू कार। बताइए, सुमित रिटर्न्ड होम बाई कार, बी हमारा राइट आंसर है। हम बाई लगाते हैं और बाई के बाद हम लगाते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? आप कैसे आए? आप कैसे आए? आई केम बाई कार, आई केम बाई ट्रेन, आई केम बाई एयर, आई केम बाई लैंड, आई केम बाई बस, आई केम बाई साइकिल, आई केम बाई अ स्कूटी। अगर आप पैदल आए तो आप क्या कहेंगे? आई केम बाई फुट? नो, केवल फुट के लिए हम कहते हैं आई केम ऑन फुट। ठीक है, सो आंसर यहां पर बी। ओके, fill in the blanks with a suitable modal. Choose the correct option from the options given below. Dash, I have another cup of tea. It is very chilly outside. Chilly का मतलब क्या है? Cold. और आज हमने एक और वर्ड पढ़ा जिसका मतलब है very cold, frigid. ठीक है? Dash, I have another cup of tea. It is very chilly outside. क्या होगा इसमें? Will, can, must या could? क्या है आपका आंसर? कुड। पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए आप गुजारिश करना चाहते हैं, ये दो वर्ड एक साथ तो जाने नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट का मतलब ही आप पोलाइटली बोल रहे हैं। जब आप सामने वाले से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू प्लीज गिव मी योर फोन, आई नीड टू मेक अ कॉल, कुड यू प्लीज गिव मी वन मोर एप्पल। आप मुझसे क्या कहेंगे? मैम कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मैम कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। वैसे ही है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और कुड का इस्तेमाल हम पास्ट में कोई काम कर पाते थे, हमारी कैपेसिटी थी वो करने की। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, आई कुड डांस व्हेन आई बिफोर द एक्सीडेंट, इस तरह के। तो यहां पर कुड हमारा राइट आंसर है। 32 इज गोइंग टू बी डी। ये लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। ये मोडाल का क्वेश्चन। वन डैश अबाइड बाय द लॉज, वन डैश अबाइड बाय द लॉज। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। 33, वन मस्ट अबाइड बाय द लॉज। अबाइड का मतलब है फॉलो करना। ओके, ये आपको करना ही चाहिए। आंसर हमारा यहां 33 के लिए ए। चूज द करेक्ट सैल्यूटेशन फॉर राइटिंग अ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर लिखने के लिए आप क्या कहते हैं? डियर सर, माय डियर शीला, डियर मिस्टर नायक या सर। बताओ। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही नाइस। बहुत छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान देते ही नहीं, उनसे भी क्वेश्चन बना दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किसके लिए है ये? पर्सनल लेटर के लिए। क्या आप डियर सर कहेंगे? सर तो आप पर्सनल लेटर में कहते ही नहीं हैं, सर बहुत ज्यादा फॉर्मल लगता है। ओके, ये मिस्टर लग जाने से भी ये फॉर्मल लग रहा है, ये भी नहीं कहेंगे। यस माय डियर शीला आप कहेंगे। बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। फाइन, नेक्स्ट। चूज अ सुटेबल पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। ये क्या है? ही नोज मी बेटर देन यू। एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है या कंजंक्शन है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। 35 इज इन फ्रंट ऑफ यू। बताइए सेंटेंस में जो ये वर्ड दिया गया है बेटर, व्हाट इज इट? एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब या कंजंक्शन? बेटर किसकी विशेषता बता रहा है? किससे रिलेटेड है ये? बेटर नोज, नोज से रिलेटेड है ना। नोज बेटर, ज्यादा बेहतर जानता है, वो मुझे आपसे ज्यादा बेहतर जानता है। सो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। सी इज द राइट आंसर।
सी हमारा राइट आंसर है। आप में से बहुत लोग जो जल्दबाजी में चीजें करते हैं, उनको याद है गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फट से एडजेक्टिव पर निशान लगाएंगे। नो, इट इज एन एडवर्ब। आगे, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। No sooner she had realized her blunder than she began to take corrective measures. जैसे ही उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, उसने करेक्टिव मेजर्स लेने स्टार्ट कर दिए। ये है आपके सामने। बताओ यहां पर हमारा क्या आंसर होने वाला है? यहां पर हमारा क्या आंसर होने वाला है? अब मैं आपको ट्रिक और टिप दे देती हूं। अगर आपको कहीं भी नो सूनर नजर आए, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही मैं घर से निकली बारिश शुरू हो गई, जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया लाइट चली गई, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया बैटरी चली गई, जैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया कुछ गेस्ट्स आ गए, ये सारे उनमें आपको नो सूनर नजर आएगा। नो सूनर के साथ एक एरर तो ये हो जाता है कि नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगता है। क्या यहां पर दैन लगा हुआ है? यस, दैन लगा हुआ है। नो सूनर, ओके, नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगेगा। ओके, अब यहां पर देखो नो सूनर के साथ दैन लगेगा और साथ में नो सूनर के तुरंत बाद, नो सूनर के तुरंत बाद पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और बाद में सब्जेक्ट आएगा। यानी कि आपका नाउन और प्रोनाउन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। No sooner had she realized, no sooner had he come than his phone rang. जैसे ही वो आया उसके फोन की घंटी बजी। No sooner had he left the house, no sooner had he left the house than the rain started. ओके, तो नो सूनर के तुरंत बाद आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर पहले प्रोनाउन आ गया शी, विच इज इनकरेक्ट। इन दोनों को जगह बदलनी होगी। सो एरर इज इन पार्ट ए में हमारा एरर है 36। चूज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। What has excited many in India is how AI can be a powerful change agent by bridge the digital divide. Very nice question. Okay, अब ये जो क्वेश्चन है अच्छा खासे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है। ये इसकी रेटिंग है इन बीइंग टफ। ओके, जो इसको कर देगा, जो इसको कर दे, ट्राई डूइंग इट। आई वॉन्ट यू टू ट्राई डूइंग इट। वेयर इज द एरर? अगर ट्रिक्स एंड टिप्स याद हैं तो आप फट से कर देंगे इसको। वेयर इज द एरर? ध्यान दो, ये देखो बाई क्या है? बाई एक प्रेपोजिशन है। बाई एक प्रेपोजिशन है। ओके, प्रेपोजिशंस में टू को छोड़कर, एक्सेप्ट फॉर टू, बाकी सभी प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब के साथ आईएनजी लगी होगी। आईएनजी लगी होगी। आई हैव गॉट दिस गिफ्ट फॉर प्रेजेंटिंग इट टू द गेस्ट। फॉर प्रेजेंटिंग इट, समझ में आया? अब यहां पे देखो, बाय मेरा प्रेपोजिशन है और बाय के बाद मैंने क्या लगाया? ब्रिज। इनकरेक्ट। What has excited many in India is how AI can be a powerful change agent by bridging the digital divide. पर डी में एरर है, ब्रिज की जगह आपको ब्रिजिंग यूज करना है। डी इज माई आंसर 37 डी। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इधर आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इधर फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग है। करेंगे तो आपका क्वेश्चन करो मेरे साथ, कीजिए। मैंने हमेशा आपको कहा है फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या लग रहा था मैं ये बोलूंगी इसको पढ़ लो हो जाएगा, उसको पढ़ लो हो जाएगा? बहुत अच्छे से आपका पेपर डिजाइन होके आता है और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। देखो अब यहां पर अगर हम इसको करें, ओके, कॉल ऑन होता है टू गो एंड विजिट समबडी। आई डिसाइडेड टू कॉल ऑन माई ग्रैंड फादर पोस्ट कोविड।
मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कोविड हुआ था तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, ही वॉज अराउंड एट दैट टाइम 94 years ऑफ एज, और ना वो बहुत इमोशनल हो गए फोन पर मुझसे बात करते हुए, और उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा इसमें, इस बीमारी में मैं मर जाऊंगा, तुम इसके बाद आना। एंड आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो बैड कि हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो कोविड खत्म होने के बाद व्हाट वाज द फर्स्ट डिसीजन आई टुक, चलो भाई नाना जी से मिल के आओ। एंड वी वर सो हैप्पी, आई मेट हिम ऑलमोस्ट आफ्टर 15 years। हालांकि जहां मैं रहती हूँ दिल्ली में, वहां से वो मुश्किल से 1.5-2 घंटे की दूरी पर हैं। ओके, कॉल ऑन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, कॉल ऑफ। और कॉल ऑफ होता है किसी चीज को रद्द कर देना, सस्पेंड कर देना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। मैचेस कॉल ऑफ होते हैं, क्यों मैचेस कॉल ऑफ होते हैं, बारिश वगैरह की वजह से। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यूरिंग द ड्यू टू द रेन, कॉल ऑफ, ठीक है। उसके बाद है हमारा कास्ट ऑफ, सी। ओके, कास्ट ऑफ का मतलब होता है रिमूव, ठीक है, कास्ट ऑफ। She has decided to cast off all her old clothes, remove all her old clothes from the almirah. Okay, आगे है call for। call for का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड करना। They have called for an increase in their wages. Okay, so A4, A4 यहां नहीं है और यहां नहीं है, ठीक है। A4 इन दो ऑप्शंस में है, बी से पता चल जाएगा क्योंकि बी दोनों, B1 यहां पर है, करेक्ट। ये लीजिए, ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर है। ओके, आगे। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द फियर दैट कोविड हैज ब्रोकन डैश इन आर सिटी इज नॉट अनफाउंडेड। ओके, यहां पर 39 के लिए डी इज माई आंसर। ब्रोकन आउट, ब्रोकन आउट 39 के लिए डी होगा। और ब्रेकआउट करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूं। ब्रेकआउट करने का मतलब होता है किसी बीमारी वगैरह का शुरू होना। एन एपिडेमिक हैज ब्रोकन आउट। तो कोविड क्या था, कोविड भी तो एक महामारी ही था ना। तो ब्रोकन आउट का मतलब ये होता है। यहां पर अगर आप देखें, ओके, ब्रेकअप, ब्रेकअप तो आपको पता है क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप वगैरह होता रहता है, रिलेशनशिप का खत्म होना। ओके, दे हैव ब्रोकन अप देयर पार्टनरशिप। ब्रेक डाउन, ये भी यहां पर है। ब्रेक डाउन क्या होता है, गाड़ी का किसी पार्ट वगैरह का, किसी मशीन का अचानक से काम करना बंद कर देना, वो ब्रेक डाउन होता है। सो 39 के लिए यहां पर हमारा द फियर दैट कोविड हैज ब्रोकन आउट, 39 के लिए डी राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ द डैश पॉ, पॉ होता है पंजा। ओके, पंजा। द बर्ड स्ट्रगल्ड टू डैश हाई इन द स्काई। ओके, बर्ड का पॉ जो होगा उसका पैर का जो नीचे का पोर्शन है वो। इन स्पाइट ऑफ द डैश पॉ। और ये देखो यहां पर हमारे, आप यहां पर कह सकते हैं कि आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। बताइए, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40। 40 को ध्यान से देखो। ओके, यहां पर ये जो SORE है, SOAR है, SOUR है, ये चार हैं, यही है कि कुछ और भी है। ओके, ये होता है इंजर्ड। आपके गले में जो खराश होते हैं, आप कहते हैं गला खराब है, वो ये वाला थ्रोट है। ये सोर होता है ऊपर की तरफ जाना, उड़ना। ओके, प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस सोर एवरी ईयर। ओके, और ये है सार। ओके, ये खट्टा वगैरह वो सारा है। सार रिलेशनशिप्स भी हो जाते हैं, कड़वे रिलेशनशिप्स। तो यहां पर अगर आप देखें, हम ये कह रहे हैं पक्षी का जो पंजा था वो इंजर्ड था। तो इंजर्ड अगर कह रहे हैं तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। और यहां पर ऊंचा उड़, फिर भी लेकिन उसने स्ट्रगल की स्काई में ऊंचा उड़ने की, तो ये वाला होगा। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, A is the right answer. SORE and SOAR. Rearrange, parajumble. As I had agreed to keep quiet, I did not like his, but I had no alternative comments on my paper. Simple. Simple. Only 2 out of 5. ये इसकी रेटिंग है। As I had agreed to keep quiet, I did not like his dash, but I had no alternative comments on my paper. बताइए, I did not like his,
ये यहां पर सब्जेक्ट भी है, कौन, मैं। ओके, मैं। आई डिड नॉट लाइक हिज वॉट, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर। तो सबसे पहले बी फॉलोड बाई डी। ओके, बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव, यहां से कॉन्ट्रास्ट आ गया। बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट। बी डी सी ए, कहां है बी डी सी ए? ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ठीक है जी, ए। ओके, नाउ वी हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और हमें मैच करने हैं ऑपोजिट्स। ओके, चेरिश, एक्सॉल्ट, एस्टसी, ग्रिजली। ओके, बताइए यहां पर चेरिश, चेरिश होता है किसी चीज को, मतलब उसकी वैल्यू को समझना, उसको पसंद करना, उसको लाइक करना। आई चेरिश दोज मेमोरीज, वो जो यादें हैं मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, चेरिश। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट जो है हमारा वो होगा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करने का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना, फेंक देना। समझ में आया? तो ए विद टू, ए विद टू इज ओनली हियर। शैल वी ट्राई टू डू इट? B1। ओके, 42 अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 42 आप में क्या दिया गया है? एक्सॉल्ट का मतलब होता है टू लिफ्ट अप, टू लिफ्ट अप। ओके, और टू लिफ्ट अप इन ऑनर, सम्मान में किसी चीज को ऊपर उठाना। तो डिसग्रेस इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि डिसग्रेस का मतलब होता है बेइज्जती करना, अपमान का कारण वगैरह। बी के साथ 1, यस करेक्ट है। एस्टेसी इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसका ऑपोजिट होगा डिस्पेयर, बिकॉज डिस्पेयर होता है हताशा। फिर है यहां पर ग्रिजली, 42 में डी देखें, ये क्या है? ग्रिजली। ग्रिजली का मतलब होता है हॉरिफाइंग, गंदा, डरावना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा अट्रैक्टिव। तो ये जो है करेक्ट है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम फिर हमारा ऑपोजिट होता है इनसिपिड। इनसिपिड होता है जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, टेस्टलेस। तो क्या मैं इसी पर निशान लगा दूं, टेस्टलेस पर? नो, ये सिनोनिम है, समानार्थक, सेम मीनिंग। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बताइए मुझे। ये बाकी सारे आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43। ओके, प्रोजाइक होता है डल, ऑर्डिनरी। ओके, लैक लस्टर, लैक लस्टर जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी होता है डल, चमकहीन। ओके, फिर यहां पर एक ऑप्शन आपको 43 में नन ऑफ द अबव भी दिया गया है। यस, नन ऑफ द अबव ही हमारा आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑपोजिट नहीं है, इनमें से कोई भी ऑपोजिट नहीं है। करेक्ट। सो यहां पर डी, नन ऑफ द अबव। Is that fine? Move on. Choose the sentence containing adverb of affirmation. Adverb of affirmation. आपको जरूर आने चाहिए kinds of adverbs, kinds of adverbs, kinds of adjectives, kinds of conjunctions. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारे आपको आने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मुझे बताना है कि इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है। ओके, ही इज फार बेटर नाउ, द स्टोरी इज वेल रिटन, श्योरली यू आर मिस्टेकन, ही देयरफॉर वेंट टू स्कूल। सबसे पहले एडवर्ब को छांट दो, एडवर्ब को छांटो, छांटे आपके साथ। फार, ओके, फार भी एडवर्ब है और नव भी एडवर्ब है। दिस स्टोरी इज वेल रिटन। अब यहां पर बताइए आपका एडवर्ब क्या है? ठीक है, वेल, ये हमारा एडवर्ब है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, ही देयरफॉर वेंट टू स्कूल, ये हमारे एडवर्ब्स हैं। ध्यान से देखो, अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें कौन सा एडवर्ब है? अगर हम पहले वाला देखें, हम कह रहे हैं ही इज फार बेटर नाउ,
ओके ये है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। फार क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना बेटर है वो? ही इज फार बेटर नाउ। कितना बेटर ये बता रहा है। डिग्री का मतलब यही होता है किस हद तक। ओके अब यहां पर देखो नव, नव का है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब? स्टोरी इज, द स्टोरी इज वेल रिटन। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो स्टोरी कैसी लिखी है? वेल रिटन। तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरीके से लिखी गई है स्टोरी? श्योरली यू आर मिस्टेकन। ये है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, पुष्टि के लिए। श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली। ओके पुष्टि करने के लिए जो यूज होते हैं। यस यस दिस इज माय आंसर। सी ये हमारा आंसर है। फाइन मूव ऑन। 45th, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब ऑफ रीजन। एक और एडवर्ब से ही रिलेटेड और आपको बताना है। देखो आप ये मत सोचना कि आपसे सिर्फ ये पूछ लेंगे बताओ जी इसमें एडवर्ब कौन सा है, इसमें कौन से प्रकार का एडवर्ब है। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि बहुत ही सिंपल सी जो चीजें होती है ना उनसे भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। यू नीड टू स्टडी वेल। ओके देखो अब इसमें आपको बताना है एडवर्ब ऑफ रीजन। ही सर्टेनली वेंट, ये तो हमने अभी अभी किया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आई एम रादर बिजी, रादर आपका यहां पर एडवर्ब है। यू आर क्वाइट रॉन्ग एंड ही देयरफॉर वेंट टू स्कूल। इसको ध्यान से देखो, रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए देयरफॉर। ए क्वेश्चन नंबर 45 ए, ही देयरफॉर वेंट टू स्कूल। 45th के लिए ए हमारा राइट आंसर है। 45th के लिए हमारा आंसर क्या है? आंसर यहां पर हमारा होगा ए। ठीक है सर्टेनली वाला तो ये अफर्मेशन वाला है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है ये। फिर हमारा यहां पे क्या है? आई एम रादर बिजी। रादर क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर है यू आर क्वाइट रॉन्ग। ओके ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। चलिए आगे। Fill in the blanks with suitable question tag for the given sentence. Okay, the scuba divers need air cylinders. ओके जितने भी हमारे क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। द स्कूबा डाइवर्स नीड एयर सिलेंडर्स। सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है ये। सिंपल प्रेजेंट कैसे पता चला सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ है? बिकॉज यहां पर नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा उसमें डू या डज लगेगा। अगर अब आप ध्यान से देखें देयर इज नथिंग नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो नॉट लगेगा साथ में। स्कूबा डाइवर्स है तो डू लगेगा। डोंट दे, राइट स्कूबा डाइवर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। उसके बाद स्कूबा डाइवर्स जो है उनके लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा? दे। आंसर विल बी बी। 46 बी। नेक्स्ट, द पीपल आर ट्राइंग डैश many of our old traditions and adopting for modern interpretations. ओके यहां पर बताइए आपका क्या भरा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये। द पीपल आर ट्राइंग डैश many of our old traditions and opting for modern interpretations। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। देखो छोटी छोटी चीजें देखो, ओ एफ ऑफ 3 में है और एक जगह ओ डबल एफ है। क्या आपको इन दोनों की यूसेज में फर्क पता है? क्वेश्चन नंबर 47 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि टू गेट रिड ऑफ। ओके टू गेट रिड ऑफ ये क्या होता है? ये होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ। देखो टू है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके और आज हमने और क्या किया कि सभी प्रेपोजिशंस टू को छोड़कर उनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। तो यहां पर टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। द पीपल आर ट्राइंग to get rid of many of our old traditions and opting for modern interpretations. A.
द ईडीएम टू बी थिक इन द हेड, इसका क्या मतलब है? टू बी थिक इन द हेड, टू बी क्लेवर, टू बी इरैशनल, टू बी स्टूपिड, टू बी एंग्री। टू बी थिक इन द हेड, थिक का मतलब क्या है? ईडीएम का मीनिंग ना है तो उसको ब्रेक करो। थिक का मतलब होता है मोटा। मोटा, किसी को हम हिंदी में से कहते हैं उसका बड़ा मोटा दिमाग है। मोटा दिमाग वाले व्यक्ति कैसे होते हैं बताइए मुझे? मोटे दिमाग वाले व्यक्ति कैसे होंगे? उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, उनको जल्दी नहीं समझ में आएगा। टू बी स्टूपिड। इरैशनल कौन होता है? जो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है तो ये इलॉजिकल होगा, इसकी बातों में तर्क नहीं होगा। सी इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, सी इज द राइट आंसर। 48 सी इज द राइट आंसर। मैचिंग, और ये किस चीज की मैचिंग है? ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस की ही मैचिंग है। चलो करो इसको। हिट द नेल ऑन द हेड, hit the nail on the head, smell a rat, bury the hatchet and a wolf in sheep's clothing। बताइए। hit the nail on the head, do exactly the right thing, do exactly the right thing। ठीक है। नेल, नेल क्या होता है? कील, कील है। और मान लो ये हथौड़ा है, ठीक है, ये कील है और ये हथौड़ा है, इसके ठीक ऊपर मारना कि वो सीधे अंदर, जिसका मतलब है कि बिल्कुल सही सटीक निशाना, जो करना है वही करना। ठीक है, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। ए गोज विद 3, ए गोज विद 3 इन मेनी प्लेसेस बट लेट्स सी। स्मेल अ रैट करने का मतलब होता है किसी चीज पर शक होना। बरी द हैचेट, हैचेट एक वेपन है तो शांति स्थापित करना। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ये तो आपको पता है, भेड़ की खाल में भेड़िया, हिपोक्रिट, दिखावटी, बनावटी, ये रहा। लेट्स मैच इट। ए गोज विद 3, तो ए गोज विद 3 यहां है, ठीक है। बी गोज विद व्हाट? बी गोज विद 4 यहां है, तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। सी, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज दैट ओके? सी इज द राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। ओके, बूंद बूंद से सागर बनता है, यही हम कहते हैं ना, एवरी ड्रॉप मैटर्स। चूज द सेंटेंस दैट हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, he laughs best who laughs last, he confessed to his guilt, you may sit wherever you like। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, अब आप इनको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, जल्दी से बताओ। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है, देखो ध्यान से, यहां पर इन सारे ऑप्शंस में who laughs last, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये क्लॉज है हमारा हु लाफ्स लास्ट। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ही के बारे में। ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट, वो क्लॉज जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ठीक है, हु लाफ्स लास्ट ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, जो कि हमारा ही है। सो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। B is going to be the right answer। क्वेश्चन नंबर 50, यहां पर B जो है ये मेरा राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 में B हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो B is my correct answer। So these were the 50 questions that we had to do। ये मैंने आपके साथ एक पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, और साथ ही साथ बाकी के ऑप्शंस आंसर्स क्यों नहीं हैं, उनमें क्या गड़बड़ है, वो सारे का सारा मैंने आपको समझा दिया है। So my dear students, I hope these videos are beneficial to you, and if you feel there is anybody who could benefit from these videos, kindly let them know about our channel, share the videos, subscribe the channel and do give a thumbs up। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह फिर भी रह जाती है, then definitely you can comment and we'll get back to you। ठीक है, thank you so much for watching। I hope your score is improving। Wish you all the best। Thank you for watching। Bye bye।